नमस्कार, शाम के 5 बज चुके हैं। दंगल में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इस वक्त गोमती रिवर फ्रंट के पास मेरी मौजूदगी है और यकीनन लखनऊ की लड़ाई को जीतने के लिए उत्तर प्रदेश में हर एक दल ने अपनी ताकत पूरी तरह से झोंक कर रखी है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो या फिर बहन मायावती की पार्टी बसपा हो। लेकिन इन सब के बीच जिस तरह से इनकम टैक्स के छापे पड़ रहे हैं अखिलेश यादव के करीबियों को, उसको लेकर उत्तर प्रदेश की सियासत गर्म हो चली है। इसी लखनऊ में अलग अलग जगहों पर बड़े बड़े होर्डिंग्स सपा नेताओं की ओर से लगा दिए गए हैं। तो अभी आईटी का छापा है, इसके बाद ईडी और सीबीआई की भी एंट्री होने वाली है। अब सवाल इन सब के बीच ये खड़ा हो रहा है, चुनावों की ठीक पहले इस तरह के छापों का वास्तव में क्या वही मतलब है जो विपक्ष की ओर से लगातार लगाए जा रहे हैं? इसी पर चर्चा की शुरुआत हम करेंगे, लेकिन उसके पहले हमारी ये रिपोर्ट देखिए। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर लगा ये पोस्टर उत्तर प्रदेश चुनाव का नया नैरेटिव है। अखिलेश यादव के 4 करीबी नेताओं पर आयकर विभाग के छापों पर पूरी समाजवादी पार्टी आक्रामक हो गई है। उत्तर प्रदेश चुनाव, आयकर विभाग के छापे और अब पोस्टर्स की राजनीति। आप मेरे पीछे जो तस्वीर देख रहे हैं, ये एक पोस्टर है। ये कहां लगा है? ये समाजवादी पार्टी ऑफिस के जस्ट बाहर लगा है। अगर आप पोस्टर पर जोर डालेंगे तो आप देखेंगे इसमें जो लिखा है मैं वो पढ़ के दोहराऊंगा। हमारे पास अखिलेश है, भाजपा के पास इनकम टैक्स प्लस सीबीआई प्लस ईडी इक्वल्स टू बीजेपी, यानी कि इन तीनों सेंट्रल एजेंसीज को बीजेपी बताने का इस पोस्टर के जरिए प्रयास किया गया है। रेड पर संग्राम के बीच अखिलेश ने समाजवादियों के फोन टैपिंग के आरोप भी जड़ दिए कि हमारे सभी फोनों को सुना जा रहा है। हमारे जितने भी फोन हैं समाजवादी पार्टी के कार्यालय के या हमारे संबंधित जितने लोग भी हैं उनके मोबाइल को सुना जा रहा है। सबको लिसनिंग पे लगाया हुआ है और मुख्यमंत्री खुद शाम को कुछ की रिकॉर्डिंग सुनते हैं। तो सोचिए ये अनुपयोगी सरकार है। इसलिए आप लोग भी सावधान रहें। अगर हमसे संपर्क करते हो, फोन करते हो तो ये मान के चलना कि आपकी रिकॉर्डिंग है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अखिलेश से अलग होकर भले चुनाव लड़ रही है, लेकिन अब जब चुनाव से पहले सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग का मामला सामने आया है तो खुद प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने अखिलेश के सुर में सुर मिला दिया है। मैंने कहा कि सरकार का कर्तव्य क्या होता है? विकास कराए, जनता की समस्याओं को समझे, उनको सुलझाए, जो अत्याचार हो रहे हैं उनको रोके। इसके बजाय ये सरकार लोगों के फोन टैप करने के लिए बैठी हुई है। मतलब आप समझ सकते हैं कि अपना काम करने के बजाय कमरे में बैठ के आप विपक्ष के दलों के फोन सुन रहे हैं। अब आप बताइए। पूरा पेगासस का मामला था, वो इंटरनेशनल मामला था। किसी और देश में हिंदुस्तान का डेटा रखा गया था, उसकी चर्चा नहीं होने दी। तो ये पूरा लोकतंत्र पर आक्रमण हो रहा है, नॉन स्टॉप हो रहा है। इसलिए हम यहां लड़ रहे हैं। पहले भी चुनावों के पहले सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग के आरोप लगे हैं। इनका पोखलाट, ये चोर की दाढ़ी में तिनका के सिवाय कुछ नहीं। लेकिन इससे पहले यूपी के चुनाव प्रचार में समाजवादी पार्टी इसे और हवा दे बीजेपी जोर शोर से आरोपों को चुनावी बता रही है। आईटी के छापे एक रूटीन प्रक्रिया के हिस्से होते हैं। ऐसा तो पहली बार हुआ नहीं। क्या कांग्रेस के समय में नहीं हुआ था क्या? आखिर इनकी आय से अधिक संपत्ति का मामला बीजेपी के समय का मामला तो नहीं है, तो कांग्रेस की सरकार का समय का मामला है। जिन लोगों ने गलतियां की होंगी, जिन जिम्मेदार होंगे, वो प्रोसीजर वाइज उसके डिपार्टमेंट में इंक्वायरी होती है। उस इंक्वायरी का सरकार के साथ या हमारे किसी मंत्री और प्रधानमंत्री के साथ कोई संबंध नहीं है। जब चुनाव कोई हारने लगता है तो इस तरीके के बहाने लगाने लगता है और वो इंस्टीट्यूशंस को बदनाम करने लगता है। अब जैसा करोगे वैसा भरोगे, ये तो कानून तो अपना काम करेगा ही करेगा। उत्तर प्रदेश का चुनाव हर पार्टी पूरी ताकत से लड़ रही है और चुनावों के ऐलान के पहले ही जब आरोप प्रत्यारोप का ये दौर चल पड़ा है तो अभी तो असली जंग बाकी ही है। समर्थ श्रीवास्तव के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। क्या वाकई विपक्षी नेताओं के खिलाफ जांच का
हथकंडा सिर्फ चुनावों के पहले ही आजमाया जाता है। इसी मुद्दे को लेकर चर्चा में हम आगे बढ़ेंगे और फोन टैपिंग के जो गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं, इन आरोपों में कितना है दम, इसी पर चर्चा करने के लिए दंगल में खास मेहमान जुड़ चुके हैं। उनका परिचय आपसे करवा देती हूँ। गोमती रिवर फ्रंट आप मेरे पीछे बहती हुई देख रहे हैं। गोमती नदी, गोमती में बहुत पानी बह चुका है, लेकिन इस बार गोमती मैया का आशीर्वाद किस पार्टी को मिलेगा? चर्चा में हमारे साथ जुड़ चुके हैं सुधांशु त्रिवेदी जी, राज्यसभा के सांसद और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, मनोज पांडे जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, पंकज श्रीवास्तव जी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे पहले सुधांशु त्रिवेदी जी, शुरुआत आपसे ही करते हुए, मतलब चुनाव की तारीख जैसे ही नजदीक आए, 2 महीने बाकी हैं, लेकिन आईटी और अब तो ये ईडी और तमाम दूसरी जांच एजेंसियों की भी बात करने लगे हैं। बड़े बड़े पोस्टर्स लग गए हैं लखनऊ में कि इनके पास ये है, हमारे पास अखिलेश हैं, समाजवादी पार्टी का ये दावा है। आखिर इसी समय जांच एजेंसियों की इतनी ज्यादा सक्रियता इन नेताओं पर क्यों है? देखिए चित्रा जी, सबसे पहली बात यह है कि जिन मुद्दों को लेकर है, ये मुद्दे क्या अभी के आए हुए हैं? यदि किसी प्रकार की कोई जांच पुराने समय से चल रही है, ये सब विषय तो हम लोग इस सरकार के आने से पहले के समय के उठे हुए थे। तो आपको पता है कि जांच की जो प्रक्रिया है वह अपने आप चलती है स्वाभाविक रूप से, उसमें जांच एजेंसियां जैसे काम करती है। एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं, ये दोनों आरोप एक साथ नहीं चल सकते। एक तरफ अगर एसआईटी, हमारी ही सरकार की एसआईटी, हमारे ही गृह राज्य मंत्री के बेटे के खिलाफ रिपोर्ट लगाएगी तो न्याय की जीत है और उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। अब उसी में यदि सरकार की दूसरी एजेंसी केवल पूछताछ और जानकारी के लिए चली जाएगी तो साहब ये प्रताड़ना हो रही है। तो ये दोनों आरोप एक साथ कैसे चल सकते हैं? यदि आप ये कहें कि सरकार को कोई हम प्रभावित कर रहे हैं तो उस चीज में प्रभावित कर रहे होते, यदि हम उसमें प्रभावित नहीं कर रहे हैं तो इसमें क्यों प्रभावित कर रहे हैं? इसलिए मेरा मानना है कि किसी प्रकार की न्यायिक या जांच प्रक्रिया है वो बहुत सामान्य और सहज रूप से होने देना चाहिए। हाँ, जिन सरकारों के दौरे हुकूमत में ये एक बड़ी सामान्य सी बात रही हो, मैं दोनों का याद दिला देना चाहता हूं। समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी और इनका बसपा के साथ गठबंधन था, 1995 में क्यों टूटा था? सबसे पहले तो काशीराम जी ने यही आरोप लगाया था कि हमारे लोगों की जासूसी की जा रही है, हमें पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है, हमें हमारे विधायकों को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। और कांग्रेस का अभी देख लीजिए राजस्थान में क्या हुआ था। यह अपने विधायकों के, अपनी सरकार के मंत्रियों के फोन टैप करवा रहे थे, पकड़ने का प्रयास कर रहे थे। केंद्र में जब सरकार थी तो कोई छोटे मोटे व्यक्ति ने नहीं, पूर्व राष्ट्रपति तत्कालीन रक्षा मंत्री प्रणब मुखर्जी जी ने कहा था मेरा ऑफिस बंद किया जा रहा है। अब इनकी सरकारों में होता रहा तो ये उसी मनोभाव से ग्रसित नजर आ रहे हैं, इसलिए इसको इस दृष्टि से देख रहे हैं। ठीक है, इसका जवाब मैं ले लूंगी कांग्रेस पार्टी से, लेकिन मनोज पांडे जी आपके पास आते हुए सीधे, योगी आदित्यनाथ जी की ओर से भी कहा गया है चोर की दाढ़ी में तिनका। इतनी दिक्कत समाजवादियों को क्यों हो रही है? अगर ये रूटीन डेली प्रक्रिया का हिस्सा है तो जांच करने दीजिए। किस बात का डर है आप लोगों को? देखिए चित्रा जी, जांच से कोई नहीं घबराता, लेकिन आज पूरा उत्तर प्रदेश और देश जानना है कि जब उत्तर प्रदेश में 1.5 महीने के अंदर चुनाव उत्तर प्रदेश में सामान्य विधानसभा के होने हैं, तो क्या इसी समय ईडी और सीबीआई और आईटी को आने की आवश्यकता क्या पड़ गई? अगर ये जैसे हमारे साथी कह रहे थे कि जांच ही पहले से चल रही थी, ये बतावे कि किस चीज की जांच चल रही थी? जिन लोगों की यहाँ रेट पड़ी है आईटी की, इनमें से किसी एक की बताएं कि पहले से कोई जांच चल रही थी। आज पूरा उत्तर प्रदेश जान रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जब उत्तर प्रदेश की विजय यात्रा से, आदरणीय अखिलेश यादव जी की जो विजय यात्रा में जन समर्थन मिल रहा है, चाहे किसान हो, गरीब हो, नौजवान हो, तो आज भारतीय जनता पार्टी इससे परेशान है। और परेशान है तो जिस तरीके से बिहार और बंगाल में इन्होंने किया था कि अपने जाने से पहले इन्होंने ईडी और सीबीआई जैसी केंद्रीय एजेंसियों को लगा करके चुनाव जीतने का प्रयास किया था, आज वही काम उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं। लेकिन मैं बड़ा स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि शायद ये दांव भारतीय जनता पार्टी को बहुत भारी पड़ेगा। आज उत्तर प्रदेश की जनता, किसान, गरीब और बेरोजगार नौजवान समाजवादी पार्टी के लिए रहा है और इसका कहीं ना कहीं परिणाम जो है वो खराब आएगा। हाँ, ये दावा आपका कहीं भारी न पड़ जाए भाजपा पर, सुधांशु त्रिवेदी जी वो दावा कर रहे हैं। देखिए मनोज जी ने जो कहा, तो मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं। इन्होंने कहा कि दलित, गरीब, गांव गरीब, किसान, झुग्गी झोपड़ी का इंसान, कितनों के पास इनकम टैक्स का नोटिस आता है? यह विषय आम आदमी या गरीब से संबंध का है ही नहीं। यह एक न्यायिक प्रक्रिया का, अन्यथा बता दीजिए कि कितने लोगों के पास इनकम टैक्स का नोटिस आता है, कितने लोगों के पास इनकम टैक्स की रेट जाती है।
इसलिए एक गरीब और जो सामान्य वर्ग के लिए जो हम काम कर रहे हैं वह अलग है, यह जांच की प्रक्रिया अलग है, इसको किसी भी प्रकार से राग द्वेष से नहीं देखना चाहिए। हाँ, आपकी सरकार के दौरे हुकूमत में तो बाकी तो छोड़िए, इनकम टैक्स ईडी तो छोड़िए, सीधे आतंकवाद के आरोपियों के केस विड्रॉ कर लिए जाते थे और बाद में कोर्ट का हस्तक्षेप, वो केसेस विड्रॉ जैसे कि उत्तर प्रदेश में आपने अपने पार्टी के नेताओं के हटा दिए गंभीर धाराओं के। मनोज जी, एक एक करके अपनी बात रख लेंगे तब समझ में आएगा। जो लेकिन मुकदमे आपने हटाए, अगर चुनाव के ठीक पहले, सुनिए ना सर सुधांशु जी, अगर चुनाव के ठीक पहले जांच एजेंसियां इतनी ज्यादा सक्रिय हो जाएंगी तो फिर पूछा जाएगा ना आपसे सवाल कि आखिर चुनाव के ठीक पहले ही आप सारी जांच, अगर ये पुरानी सरकारों की जांच प्रक्रिया का हिस्सा था तो आप बताइए इन्हीं चारों नेताओं पर कितनी बार आईटी की रेड पड़ी है इन बीते 4.5 सालों में। अब चुनाव के ठीक पहले अगर इनके घर में रेड पड़ेगी तो आपसे सवाल पूछे जाएंगे। देखिए चित्रा जी, मैं यहां ये कहना चाहता हूं, चुनाव से पहले कार्रवाई हो रही है ऐसा नहीं है। चुनाव के समय वह कार्रवाई लाइमलाइट में ज्यादा आ जाती है, पब्लिक डोमेन में ज्यादा आ जाती है। जब भी कहीं इनकम टैक्स की रेड होती है तो सीधे नहीं होती है, पहले नोटिस जाता है, फिर उसकी क्वेरी मांगी जाती है, क्वेरी के जवाब के बाद संतुष्ट होते हैं अथवा असंतुष्ट होते हैं, उसके बाद जाके यह प्रक्रिया होती है। तो ऐसा नहीं कि सडनली एक दिन उनके मन में आया और जाके इनकम टैक्स की टीम उड़कर उनके घर पे पहुंच गई। तो वह प्रक्रियाएं चलती है, प्रक्रिया के आगे जाके यह परिणति होती है। और नोटिस भेजी गई, ये हमारी आपकी जानकारी एक बार उनकी बात पूरी हो जाए उसके बाद आप बोलिएगा, दोनों लोग साथ में बोलेंगे, समझ में नहीं आएगा। एक बार उनकी बात तो सुन लीजिए, पूरी हो जाए। देखिए, हाँ मनोज जी, मेरा यह कहना है कि यह हमारी आपकी जानकारी का विषय नहीं है, न मेरी जानकारी में है, आपकी जानकारी में होगा तो एक अलग बात है। यह तो विभागीय प्रक्रिया है, विभाग का कोई अधिकारी बता सकता है। पर इतना जरूर है कि जितना हम लोगों को जानकारी है कि कहीं पर भी इनकम टैक्स की मनोज पांडे जी, है तो अचानक नहीं हो जाता, भी लग रहा है कि चुनाव कोई ना कोई पहले नोटिस होता है, उसकी रिप्लाई मांगा जाता है, रिप्लाई मिलने के बाद अगली कार्रवाई होता है। उसको इतना बढ़ा चढ़ाकर बताओ कि लगने लगे कि दरअसल सरकार बदले की कार्रवाई कर रही है और चुनाव के ठीक पहले नेताओं को परेशान कर रही है। आप लोगों की क्या यही मंशा है? इस सवाल का जवाब आप दीजिएगा। लेकिन पंकज श्रीवास्तव जी, सीधे मैं आपके पास आते हुए, चूंकि फोन टैपिंग को लेकर आपके नेताओं की ओर से भी बातें कही गई हैं, फोन टैपिंग के आरोप लगा रहे हैं अखिलेश यादव जी, लेकिन सुर में सुर मिला रहे हैं कांग्रेस पार्टी के नेता। तो मामला सारा 2017 वाला ही है क्या? चित्रा जी, ये मामला दरअसल इस देश के संविधान को बचाने का है, इस देश की तमाम संस्थाओं को और लोगों की जो अभिव्यक्ति और निजता का अधिकार है उसको बचाने का है। मैं आपको याद दिला दूं, अभी पिछले दिनों बाकायदा पेगासस पे एक रिपोर्ट आई, इंटरनेशनली रिपोर्ट आई, और आप जानते हैं कि दुनिया भर में वॉशिंगटन पोस्ट के साथ करीब 16 ऐसे मीडिया हाउसेस थे जिन्होंने रिपोर्ट प्रकाशित की, जिसने बताया कि जो स्पाईवेयर है पेगासस इजराइल का, उसे खरीद के तमाम सरकारें इस्तेमाल कर रही। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा इस सरकार से कि आप बताइए आपने इस्तेमाल किया है कि नहीं, आपने खरीदा है कि नहीं। इन्होंने जवाब तक नहीं दिया, एफिडेविट देने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट की जब डांट पड़ी और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस रविंद्रन, यूपी में समाजवादी पार्टी के नेताओं पूरी बात सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए। बात एक नियत की है कि जस्टिस रविंद्रन के अध्यक्षता में अब जांच कमेटी बन गई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और उसके सरकार की जो नियत थी वो सामने आ गई। उससे इस देश के लोगों की निजता से कोई लेना देना नहीं। और उस समय जो तमाम नाम आए थे, न सिर्फ राहुल गांधी का नाम आया था, जो चुनाव आयुक्त अशोक लवासा थे उनका नाम आया था, बल्कि इनके अपने केंद्रीय मंत्रियों का नाम आया था। और रंजन गोगोई जी चीफ जस्टिस थे, जिन्हें इन्होंने राज्यसभा में भेजा है, उन पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली सुप्रीम कोर्ट के कर्मचारी और उसके तमाम रिश्तेदारों का नाम आया था। तो सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से पूरे देश को एक पुलिस स्टेट या सर्विलेंस स्टेट बनाना चाहती है, उस पर तो सबको चिंता होगी। ये केवल एक पार्टी का मामला नहीं है, खुद इनकी पार्टी के लोग भी इसको लेकर चिंतित होंगे। और मेरा ख्याल इस पर अब किसी को शक नहीं रह गया है कि क्या तरीका है भारतीय जनता पार्टी के काम करने। सबका फोन सुनती है सरकार, सुधांशु त्रिवेदी जी, मैं जवाब दे और जीत के लिए अब इसी को हथियार बनाया जाएगा कि सबकी बातें सुनो, रणनीति सुनो और फिर अपनी स्ट्रैटेजी को अंजाम दो, जो आरोप लग रहे हैं आप पर। देखिए, पंकज जी ने जो बोला कि उन्होंने ये नाम आया था, कहां आया था, अब मैं बताता हूं कहां पे आता था। उन जगहों के बारे में अगर आप निर्णय लेंगे तो मैं तो पहले उदाहरण आपको दे रहा हूं,
उन लोगों के उदाहरण आपकी सरकार के मंत्री राजस्थान में कहे कि साहब उनके ऊपर सर्विलेंस की गई। प्रणब मुखर्जी जी ने रक्षा मंत्री के रूप में कहा कि मेरा ऑफिस बग्ड था। अब ये कोई आरोप सामान्य नहीं है, ये देश का रक्षा मंत्री जो बाद में महामहिम राष्ट्रपति बने, आपकी पार्टी के सबसे सीनियर नेता, उन्होंने बोला। अब मैं उस पर आ रहा हूं भाई, आपने अपने टर्न पे बोलिए। अगर आप कहें कि जो बाहर की किताबों में लिखा, अखबारों में लिखा, फला जगह नाम आ गया, इसके आधार पे अगर आप करेंगे तो मैं कहना चाहता हूं पंकज जी, सीबीआई के रिटायर्ड ऑफिसर मलय कृष्णधर ने लिखा कि स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी सोनिया गांधी जी की स्नूपिंग कराती थी। करवाएंगे जांच। मित्रों, किस आर्काइव केजीबी इन द वर्ल्ड में लिखा है किस ढंग से उस जमाने में आपकी सरकार सारा का सारा मीडिया, जुडिशरी, ऑफिसर, नेता क्या चीजें करवाएंगे जांच। बोलकर रिपोर्ट में ये लिखा। अगर आप भाई बाहरी तो पढ़ा है ना, ये जिस तरह के समाचार पत्रों और मीडिया में आप कह रहे हैं उसमें नाम आया है, तो नाम कहाँ नहीं आया है? नाम नहीं, नाम की बात ही नहीं है। नाम तो आपके तमाम लोगों पर आया, फिर आप बीच में डिस्टर्बेंस करने लगे। नहीं, आप जो बात कर रहे हैं टर्न पे बोलिए जनाब। अनकंफर्टेबल फैक्ट आते हैं मगर अपने टर्न का इंतजार करना चाहिए। आप कॉन्टेक्स्ट को कहां ले जा रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट पे आपसे पूछा कि बताइए आपकी सरकार से कि पेगासस खरीद के आपने जासूसी की कि नहीं, आप मना कर रहे हैं। बता रहे कि इस किताब में क्या लिखा है। 1000 किताब इस तरह के दिखा सकते हैं। सरकार का कोर्ट बोलेगा, ठीक है। हम जिस मुद्दे पर बैठे हुए हैं उसी पर यूपी, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में, ठीक है सर, यूपी के संदर्भ में हम बात करें, ठीक है। जिस मुद्दे पर यहाँ पर चर्चा के लिए आए हैं, जल्दी से आप जवाब दीजिए, उसके बाद मनोज पांडे जी फौरन आपके पास बिल्कुल रख रहा हूं। सुधांशु जी अपनी बात पूरी कीजिए प्लीज। भाई एक लाइन में, मैं आपकी सरकार के मंत्रियों, आपकी सरकार के वरिष्ठ मंत्री चंद्रशेखर जी की सरकार इसी आरोप में गई कि जासूसी की जा रही है। क्या बात कर रहे हैं? अगर कॉन्टेक्स्ट से जो आपने कहा ना, वहां नाम आया, नाम विदेश में लिखा हुआ आया, तो विदेश में कोर्ट की प्रोसीडिंग का नाम आया, जिसमें अहमद पटेल जी से लेकर सोनिया गांधी जी तक उसका नाम आया। अभी की बात कर रहा हूं, नाम आने की बात नहीं कर रहा हूं। इसलिए जो आप कहते हैं नाम आया, नाम अभी अगर किसने आप नाम आया? नाम आया मीडिया में आने पे कहें तो एक दर्जन उदाहरण दे रहा हूं, और यहाँ तो मैं नाम बता रहा हूँ। आपकी सरकार का मंत्री खुद बोल रहा है कि मेरी सरकार मेरे पे चला रही है। उसका आप क्या जवाब देंगे भाई? उसका जवाब दीजिए ना। अभी जो बात हो रही है उसका आप जवाब नहीं दे रहे हैं। क्योंकि आपकी सरकार में सब हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने डांट लगाई आपको कि आप बताइए, और आप बताने को तैयार नहीं। अच्छा सुनिए, अरे मौजूदा वक्त में हम आ जाते हैं। समाजवादी पार्टी के नेताओं ने आरोप लगाया है कि उनके फोन टैप किए जाते हैं। हम नहीं जाते हैं पास में, मौजूदा वक्त में रहते हैं। मौजूदा वक्त में प्लीज आप दोनों ही नेताओं से गुजारिश है। सुधांशु जी, सपा नेताओं के फोन टैप क्यों किए जा रहे हैं? सीधा सा मेरा सवाल है, सीधा सा सवाल है। ये तो बहुत गंभीर स्थिति बन जाती है ना कि अगर आप दूसरों के फोन टैप करवाने लगेंगे तो। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय ने, एक लाइन में कह दूं, सर्वोच्च न्यायालय ने पेगासस के मुद्दे के ऊपर सरकार के सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो एक कमेटी बना के जांच करवा ले। कहां फटकार लगाई भाई? दिखाइए कहां सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है करते हैं। ये सरकार के सॉलिसिटर जनरल ने कहा। आप बीच से गायब कर रहे हैं, आप कॉन्टेक्स्ट को घुमाने की कोशिश कर रहे हैं, और मैं आपकी सरकार के एफिडेविट मांगा गया था। सुधांशु जी, एफिडेविट मांगा गया था कि पेगासस लिया है कि नहीं। आपकी सरकार ने सर, हम जिस टॉपिक पर बैठे हुए हैं उत्तर प्रदेश के संदर्भ में, चुनावी इस गर्मागर्म माहौल में जो आरोप लग रहे हैं सरकार के ऊपर, उस मुद्दे पर हम लोग यहाँ पर बैठे हुए डिबेट करने के लिए। हम पास में नहीं जाते हुए मनोज पांडे जी सीधे आपके पास आते हुए, बीजेपी दावा कर रही है कि 300 पार का जो नारा दे रही है उतनी सीटें उसकी आ रही हैं 2017 में जो उसने प्रदर्शन किया था। आपके नेताओं के फोन टैप क्यों करवाएगी बीजेपी? बार बार वो पूछ रही है, कह रही है कि हार से बौखला रहे हैं, इस वजह से इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी आज चित्रा जी खूब अच्छी तरीके से जान रही है कि उत्तर प्रदेश में वो 300 सीटें माइनस करने जा रही है। वो 300 पार की जो बात कर रहे हैं वो ठीक बात कर रहे हैं। 300 सीटें वो पार कर चुके हैं, 24 सीटें उनके पास केवल मात्र बची हैं। जहां तक आज फोन टेपिंग का सवाल है, लोकतंत्र में भारत का जो संविधान है वो निजता का अधिकार देता है, व्यक्ति को अपनी अभिव्यक्ति करने का अधिकार है। और आज जिस तरीके से लोकतंत्र पर हमला किया जा रहा है, राजनीतिक दलों के, विरोधी राजनीतिक दलों के लोगों के ऊपर, केवल उस समय जब 1.5 महीने उत्तर प्रदेश में चुनाव के शेष बचे हों, उस समय उनके फोन टेप किए कराए जाए, ईडी और आईटी की टीमें उनके यहाँ भेज करके केवल उनको परेशान या उनको डराने का काम हो। तो मैं आज कहना चाहता हूँ कि ये उत्तर प्रदेश में आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में उनके द्वारा जो विजय यात्रा चालू की गई है, उन्होंने बड़ा स्पष्ट कर दिया है ये विजय यात्रा का पहिया अब रुकने वाला नहीं है।
ये विजय यात्रा का पहिया उत्तर प्रदेश के 16 करोड़ किसानों को उनके उत्पादन का मूल्य दिला करके, 8 करोड़ बेरोजगार नौजवानों को उन्हें रोजगार दिला करके, घर बैठे हुए 3 करोड़ मजदूरों को उनके हाथ में काम दिला करके और व्यापारियों को तमाम संकटों से छुटकारा दिला करके ही आज ये समाजवादी विजय रथ रुकने वाला है। भारतीय जनता पार्टी हताश है और निराश है और इसलिए अपने इन केंद्रीय एजेंसियों का सहारा लेकर के आज समाजवादी पार्टी के लोगों को डराना चाहती है। समाजवादी पार्टी डरने वाली नहीं है। आपको कैसे पता चला कि आपके नेताओं के फोन टैप किए जा रहे हैं? जी से निवेदन करूंगा, लोकतंत्र की रक्षा करना। आप लोगों को कैसे पता कि आपके नेताओं के फोन टैप किए जा रहे हैं? उन्हें बचाए रखने की जिम्मेदारी हर राजनीतिक दल के लोगों की है। ठीक है, फोन टैपिंग हो रही है, आपको कहां से जानकारी मिली? देखिए, ये जानकारी के तमाम सूत्र होते हैं। जरूरी नहीं है कि हम टीवी के चैनल पर बैठ करके अपनी जानकारी को साझा करें, लेकिन हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जब ये बात कही है तो निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी के पास इसके आधार भी होंगे और इसके साक्षी भी होंगे। सूत्र उनको जानकारी दे रहे हैं सुधांशु जी कि आप लोग फोन टैप करवा रहे हैं और वो तमाम मुद्दे पर आपको घेरने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या ध्यान भटकाने के लिए भी इस तरह की कोशिश और कवायद है कि असल मुद्दों से ध्यान भटका दिया जाए जनता? हाँ, मैं बिल्कुल आपको बात इन्हीं मुद्दों पर लगातार सबका फोकस रहे। हाँ, देखिए, कोई सामान्य नेता इस प्रकार की बात बोल दे तो बात समझा जा सकता है, पर अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, उन्हें यह बात अच्छी तरह पता होनी चाहिए कि फोन टैपिंग प्रमुख सचिव गृह की अनुमति के बगैर संभव ही नहीं। तो कम से कम उनको तो किसी आधार पे बोलना चाहिए। जो व्यक्ति मुख्यमंत्री रहा है, उन्होंने अपने जमाने में भी कुछ ना कुछ निश्चित रूप से अपराधियों के इन सबका करवाया होगा, तो वो प्रक्रिया से पूरी तरह वाकिफ है। जो प्रक्रिया का सिरमौर रह चुका है एक दौर में, उन्हें इस ढंग से अनायास अनर्गल प्रकार के आरोप लगाने से बचना चाहिए। अब जो दूसरे मुद्दे की बात मनोज जी कह रहे थे कि किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, इसके लिए तो मैं याद दिलाना चाहता हूं, पिछले 31 साल में 14 साल तो सीधे आप सत्ता में रहे और कम से कम 5-6 साल जो अन्य जगह सरकारें रही हैं, जब राष्ट्रपति शासन वगैरह रहा है, उसमें आप भागीदार रहे। तो अब याद आ रही है आपको पिछले 30-31 साल में सबसे लंबे समय तक इस उत्तर प्रदेश में हुकूमत करने वाली समाजवादी पार्टी आज ये कहे कि हम ये करना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं, तो मान्यवर प्रदेश की जनता बहुत विवेकशील है। उसको सब याद है कि किस किस सरकार ने काम किया था और किस किस सरकार ने काम तमाम किया था। हकीकत यह है कि जो दावे किए जा रहे हैं, दावों का खोखलापन अब समझ में आ रहा है, इसलिए ध्यान भटकाने के लिए इस प्रकार के आरोप लगाए जा रहे हैं। आपके दावे खोखले हैं, मनोज जी वो आरोप लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि दरअसल हमने जो काम किया है उससे ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, क्योंकि काम की भी तो लंबी फहरिस्त लेकर ये बैठे हुए हैं। खुद मुख्यमंत्री भी गिना रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी अलग अलग जगहों पर लगातार दौरे लगे हुए, उन्होंने भी उत्तर प्रदेश में जो काम किए हैं उसकी बात वो कर रहे हैं। लेकिन आप लोगों को भी लग रहा है कि यही सूट करता है कि हमारे नेताओं पर फोन टैपिंग करवा रही है सरकार, ये आरोप लगा दो और दूसरे तमाम भी मुद्दों को लेकर यहाँ पर चले आओ ताकि उनके कामकाज के मुद्दों को ढका जा सके। क्या ये रणनीति है आप लोगों की? बिल्कुल चित्रा जी, इन्होंने निश्चित रूप से दावों की जो बात किया है वो मैं नहीं कह रहा हूँ, पूरे हिंदुस्तान का एक एक जनता, 135 करोड़ जनता इसकी गवाह है, साक्षी है कि कौन सी पार्टी थी जिसने 15-15 लाख रुपए गरीबों के खाते में डालने की बात किया। वो कौन सी पार्टी थी जिसने किसानों की आमदनी को 2 गुना करने की बात किया। वो कौन सी पार्टी थी जिसने फ्री सिलेंडर और फ्री गैस देने का वादा किया था और 430 के सिलेंडर को 1000 में किया। और आज उत्तर प्रदेश की जनता और देश की जनता जानती है कि कौन सी केंद्र और राज्य में सरकार है जो 135 रुपए का आज सरसों का तेल आज वो 270 रुपए का बिक रहा है। और जहां तक जिन लोगों ने बात किया था किसानों की, ये देश देख रहा है कि कौन सी पार्टी के समय पर एक देश के केंद्रीय राज्य मंत्री के परिवार, उनके बेटे ने किसानों को जीप से कुचल करके मार दिया। जिस नैतिकता की बात की जा रही, भारत का जो इतिहास है उसके इतिहास के 32 मामले मैं आपको गिनवा सकता हूँ जिसमें संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोगों ने आरोप लगने के बाद उनके या उनके परिवार के ऊपर आरोप लगे हैं, उन्होंने इस्तीफा देने की बात किया। आज केंद्र सरकार की कौन सी व्यवस्था है कि जिस एसआईटी के आरोप के बाद और जांच रिपोर्ट के आने के बाद भी आज तक उनसे रिजाइन नहीं कराया गया। ये कहीं ना कहीं देश और उत्तर प्रदेश का किसान
और देश की इस आम सवाल जनता का जवाब जानना मैं ले चाहती लूंगी है। सुधांशु जी से कि आखिर अजय मिश्रा टेनी ठीक है, इतनी मजबूरी बीजेपी की क्यों बन गए हैं। लेकिन उसके पहले एक बार फिर से फोन टैपिंग वाले आरोप पर मेरा सवाल है सीधा सा। देखिए, अखिलेश जी ने फोन टैपिंग जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। खुद मुख्यमंत्री फोन सुनते हैं रोज शाम को, ये आरोप लगाए हैं। तो अगर आप लोगों की ओर से तथ्य सामने नहीं रखे जाएंगे तो लोगों को भरोसा कैसे दिलाएंगे कि जो बातें आप कह रहे हैं वो पूरी तरह से सच है। ना चित्रा जी, हम यही तो कहना चाहते हैं। यहाँ तो बड़ी विचित्र सी बात है। अरे भाई, आरोप आप लगा रहे हैं। मनोज जी से इस सवाल तो का मैं जवाब ले लूं। संदेह बताता जी मैं आ रही हूँ सुधांशु जी। ओके, हाँ ओके, हाँ, अब मनोज जी, ये आपसे सवाल था मेरा जी, कि आरोप लगा रहे हैं, अगर तो तथ्य भी देंगे ना सामने, कि सिर्फ आरोप लगा के और फिर चले जाना है और फिर बहस होती रहे उस पर। देखिए चित्रा जी, अगर पार्टी के एक राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमारे जो एक बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल पद पर स्टेट के सबसे बड़े देश के राज्य के मुख्यमंत्री रहे, आज भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, अगर उन्होंने ये आशंका व्यक्त किया है तो उसके तथ्य भी होंगे और आधार भी होंगे। लेकिन जो उसका उचित प्लेटफॉर्म होगा, जरूरत आने पर समाजवादी पार्टी उसे रखेगी। लेकिन आज जो आरोप लगाए गए हैं ये गंभीर है। प्रजातंत्र के लिए और लोकतंत्र के लिए ये निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। ठीक है, अब चूंकि बीते 40 दिनों से हमारी टीम लगातार अलग अलग हिस्सों में, मैं खुद यहां पर हूं, उत्तर प्रदेश में चुनाव को कवर कर रही हूं। अब मैं सीधे आ जाती हूं, कुछ और ऐसे मुद्दे हैं जिस पर आपसे सवाल पूछा जाना बेहद जरूरी हो जाते हैं सुधांशु जी, और उसके बाद मैं फौरन आऊंगी पंकज जी आपके पास। मुझे पता है आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन सुधांशु जी सीधा सा ये सवाल है मेरा, अगर आप लोगों ने कामकाज किया है, अगर आप लोग ईमानदारी से आगे बढ़े हैं, सबका साथ सबका विश्वास का नारा बुलंद किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अब अयोध्या और काशी के बाद मथुरा को बार बार एंट्री कराने की क्या जरूरत है। पहले केशव प्रसाद मौर्य की ओर से कहा गया, दूसरे नेताओं की ओर से कहा गया, और अब हेमा मालिनी जी भी उतर गई हैं मैदान में। उनका कहना है कि भव्य मंदिर यहां पर भी बनवाया जाए जैसा कि अयोध्या और काशी में बना है। तो इतने कामकाज के साथ ये धार्मिक तड़का लगाने की क्या जरूरत है आप लोगों को कि मथुरा पर भी नजर है, और मथुरा पर नजर किस लिए है ये भी बताने की जरूरत नहीं है। चित्रा जी देखिए, भव्य मंदिर बने इसमें कौन सी समस्या है। किसी भी मंदिर का भव्य स्वरूप हो, यदि प्रदेश भव्य स्वरूप ले रहा है तो मंदिर भी भव्य स्वरूप ले। परंतु जो लोग धार्मिक तड़के की बात करता हूं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, एक संस्था है इस्कॉन, इसका नाम सुना है? इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। ये भारत की संस्था है क्या, या ये हिंदुओं की संस्था है क्या? नहीं, ये तो अंतरराष्ट्रीय संस्था है। याद करिए, यूरोप में एक जमाने में हरे रामा हरे कृष्णा मूवमेंट चलता था। कोई ऐसा तो नहीं इसका सिर्फ भारत और हिंदू धर्म से ही लेना देना है। श्रीमद् भगवत गीता का दुनिया की 100 से अधिक भाषाओं में ट्रांसलेशन हो चुका है। कई जगहों पे दुनिया के बड़े बड़े संस्थानों में व्यक्ति को किस ढंग से अपनी मानसिक फैकल्टीज को डील करना चाहिए, इसके लिए पढ़ाया जाता है। तो आप इसमें जब मजहबी नजरिया देखने का प्रयास करते हैं तो समस्या वहां पे आती है। अगर आप ये बात कहें तो भगवान कृष्ण ने जो गीता का उपदेश दिया, जिसे लोकमान्य तिलक, मैं लोकमान्य तिलक की बात कर रहा हूं, जिसके लिए उन्होंने गीता रहस्य लिखा, महात्मा गांधी ने कौसानी में जाके अनासक्ति योग लिखा। अरे भाई, जिन चीजों की प्रेरणा वहां से आती है उसमें आपको सांप्रदायिकता नजर आने लगती है, ये तो आपकी दृष्टि का फेर है। इन विचारों को तो भव्य स्वरूप मिलना ही चाहिए, इसमें कौन सी ऐसी समस्या है। परंतु कुछ लोगों को भारत की वास्तविकता, स्वराज्य के स्व के बोध को विराट स्वरूप नहीं मिलना चाहिए, वो गुलामी की मानसिकता के इमारत के नीचे दबा रहना चाहिए। जिनको वो अच्छा लगता, समस्या उनको नजर आती। ठीक है पंकज जी, सवाल का जवाब आप दीजिएगा, क्योंकि हिंदू और हिंदुत्व हर मंच से आपके नेताओं की ओर से बोला जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मथुरा से चुनाव लड़ने के कयासों के बीच उन्होंने कल वहां पर विशाल जनसभा को संबोधित भी किया था। उनकी ओर से क्या कुछ कहा गया, मथुरा में पहुंचकर जरा सुनिए। मंत्री जी, आप मथुरा से आप इसकी शुरुआत कर रहे हैं, क्या काशी और अयोध्या के बाद लगता है कि मथुरा भी पार्टी के एजेंडे में है? और बड़ी चर्चा इस बात की है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मथुरा से चुनाव भी लड़ेंगे। देखिए, चुनाव लड़ने का मेरा यहां से कोई कार्यक्रम नहीं है। पार्टी जहां से मुझे कहेगी वहां से लड़ेंगे। लेकिन मथुरा मेरा पावन धाम है, और अपने पावन धाम से यह सौभाग्य हमें प्राप्त हो। मैं पहली बार यहां नहीं आया हूं, आज 19 दिसंबर और 19वीं बार मैं मथुरा में आया हूं,
और मथुरा हमारा पावन धाम, हमारा उत्तर प्रदेश वासियों का सौभाग्य है कि सप्तपुरियों में से 3 पुरी उत्तर प्रदेश में है, अयोध्या, मथुरा और काशी। तो उसमें मथुरा है। इन सभी पुरियों में दर्शन करने और जनता जनार्दन की कृपा, उनका आशीर्वाद से, प्रधानमंत्री मोदी जी की अनुकंपा से जनता के लिए और इन तीर्थों के विकास करने का कुछ सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इससे ज्यादा आनंद का अवसर और क्या हो सकता है। पंकज श्रीवास्तव जी, इससे ज्यादा आनंद का अवसर और क्या हो सकता है कि मथुरा में भी भव्य मंदिर बने? क्या है इस पर जवाब? अब तैयारी भी दिख रही है बीजेपी की, क्योंकि बार बार बीजेपी के नेताओं की ओर से इस मुद्दे को लेकर आया जा रहा है जनता के सामने। देखिए चित्रा जी, जब आपके पास अपने ही जो आपने संकल्प पत्र 2017 में दिया था उसका जवाब नहीं है, तो जाहिर है आप ये सब करेंगे। इस पे कौन रोक रहा है? जितना भव्य मंदिर जहां जहां बनाना हो खूब बनाइए, पर ये बताइए कि भाई ऑक्सीजन के एक सिलेंडर के बिना लोग तड़प तड़प के मर गए और आपके मंत्री सदन में खड़े होकर ऐसा बेशर्मी भरा बयान कैसे दे सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में एक भी व्यक्ति ऑक्सीजन के अभाव में नहीं मरा? आज तक में देखा है हमने, आपने खुद देखा होगा क्या हालत थी। लगातार श्मशान 24 घंटे जलते थे और जो पापनाशिनी हमारी गंगा है वो शववाहिनी बन गई थी, लोगों की अंत्येष्टि तक नहीं हो पा रही थी। सवाल यहाँ पर है, सवाल यहाँ पर है कि आपने कहा था कि 70 लाख लोगों को रोजगार देंगे अपने संकल्प पत्र में, और 5 साल बाद आप जब पूछा जाता है आपसे तो आप बड़ी मुश्किल से 4.5 लाख की बात करते हैं, और वो भी जब आरटीआई से पूछा जाता है कि कहां दिए तो आप नहीं बताते हैं। आपने कहा था कि आप गन्ना किसानों का बकाया तुरंत आप दे देंगे कुछ दिन के अंदर ही। आज जब 5 साल हो रहे हैं तो 4,500 करोड़ रुपया गन्ना किसानों का बकाया है। बेरोजगार लाठियां खा रहा है, जगह जगह लाठियां खा रहा है। आशा बहुएं आती हैं, मुख्यमंत्री जी से मिलने जा रही होती हैं, वही है ना कृष्ण की सबसे बड़ी आराधक, उन पे लाठियां चलाई जाती हैं मुख्यमंत्री की ओर से या उनकी पुलिस की ओर से। चुनाव लड़ती हैं महिलाएं तो उनके कपड़े छीने जाते हैं। अरे भाई, उत्तर प्रदेश में आपकी कॉपी जच गई है, खुद आपकी संस्थाओं ने जांची है। आपने डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। उत्तर प्रदेश सबसे गरीब प्रदेशों में 3रे नंबर पे है, और जहां ट्रिपल इंजन की सरकार है बिहार, वो सबसे गरीब प्रदेश है, जहां पर एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक आप अपराध में, हिंसा में नंबर 1 है। 77 विधायकों के खिलाफ आपके हीनियस क्राइम के मामले दर्ज है, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य जी अपने ऊपर लगे मुकदमे ही वापस ले लेते हैं। ये आपका सुशासन है। आपने तो कहा, आप तो रामराज की बात करते हैं। रामराज की क्या परिभाषा है? सब नर करें परस्पर प्रीति, और आप क्या कर रहे हैं? जहां भी मौका होता है विभाजनकारी बातें, विभाजन, जिस तरह से व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी बनाकर लोगों के मन में जहर भरा जा रहा है, वो कौन कर रहा है? ये बहुत साफ है, इनके पास कोई जवाब नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी इस पूरे चुनाव को अपनी जितनी इसकी असफलताएं हैं उस पर बात ना हो, इसलिए इस तरह की बातें कर रही है, और कोई बात नहीं। जब आप डर जाते हैं सुधांशु त्रिवेदी जी, तब आप धर्म को लेकर आते हैं, ये आरोप लगा रहे हैं, और तमाम दूसरे मुद्दों पर भी उन्होंने उत्तर प्रदेश में जो स्थिति है उसको गिनाया है कि डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद नीति आयोग का आंकड़ा क्या कहता है। क्या है इस पर जवाब आपका? ये तो आंकड़ा आप ही की सरकार की ओर से जारी किया गया है उत्तर प्रदेश को लेकर। देखिए मुद्दे को लेकर जो लोग कितने गंभीर हैं, मैं यही कहना चाहता हूं। ये कह रहे हैं महंगाई, बेरोजगारी, अर्थव्यवस्था मुद्दे होने चाहिए। पंकज जी, बिल्कुल मुद्दे होने चाहिए, मगर आप तो उत्तर प्रदेश के बाहर जयपुर में महंगाई पे रैली करते हैं और वहां भाषण हिंदू और हिंदुत्व पे उत्तर प्रदेश के संदर्भ में देने लगते हैं। तो भैया मुद्दा कौन बदल रहा है? हम बदल रहे हैं या आप बदल रहे हैं? अरे भाई, जयपुर में महंगाई पे रैली थी, और महंगाई की रैली में हिंदू बनाम हिंदुत्व कहां से आ गया? ये बताइए, अयोध्या और काशी का उल्लेख कहां से आ गया है? फिर आप बीच में बोलने लगे। जरूरी है कि गांधी और गोडसे में क्या फर्क है, ताकि आप लोगों का मन जो बताते हैं कि भाई हम हिंदू हैं, तो बताना पड़ेगा आप हिंदुत्ववादी हैं। और इसीलिए महंगाई के मुद्दे पर सत्य का आप सामना नहीं करते हैं, आप तुरंत जो है इस तरह की बातें करने लगते हैं। तो वो संबंध जुड़ा हुआ है। आप अडानी और अडानी की सेवा में इस देश को महंगाई और बेरोजगारी में झोंक रहे हैं, तो वहां बताना पड़ेगा ये हिंदुत्ववादियों का षड्यंत्र आरोप आपने लगाए हैं पंकज जी। ठीक है, ठीक है। अब देखिए, लगातार बोल रहे हैं एक ही वाक्य, एक क्या ही षड्यंत्र है जनता को, अनकंफर्टेबल आप लोगों के बारे में कि महंगाई की रैली में, सुनिए चित्रा जी,
सुनिए चित्रा जी, उत्तर प्रदेश के बाहर महंगाई की रैली में अयोध्या और काशी का उल्लेख करना जरूरी है और हिंदू बनाम हिंदुत्व का बताना जरूरी है। ऐसी सुंदर राजनीति करके ही तो आप इस मुकाम तक पहुंचे हैं। और फैक्ट की जहां तक बात है, अंबानी और अडानी की बात करते हैं, अभी तक के रिकॉर्ड के इतिहास में अडानी ने जिस एक वर्ष में सर्वाधिक संपत्ति बनाई है वह है 2011, जिसमें वो इस देश के 7वें सबसे धनी व्यक्ति बने थे। ये जनाब 2011 में किसकी सरकार थी, जरा बताइए? हमारे जमाने की सरकार थी क्या? आप तो ऐसा बोलने लगते हैं जैसे 2014 से पहले लोग कोई रेडी पटरी के दुकानदार थे और अचानक अब इतने बड़े हो गए। ये सब आपके जमाने में आप सारी संपत्तियां उनको बेच रहे हैं। आपकी राजस्थान की सरकार ने पावर प्रोजेक्ट क्यों दिया अडानी को? अच्छा जवाब दीजिए, आपकी अभी राजस्थान की सरकार ने सोलर पावर का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट अडानी को क्यों दिया? जवाब दीजिए। भाषण देंगे राहुल गांधी इस पे और काम करेंगे ये, फिर बीच में बोलने लगे। BSNL से आपने रोका कि नहीं? और ताकि जियो का फायदा हो। BSNL को रोका कि नहीं? बोलिए, दोनों लोग बोलेंगे सर, समझ में नहीं आएगा। हम सब लोग अलग अलग जगहों से बैठे हुए हैं, प्लीज ठीक है, एक एक करके अपनी बात रखेंगे। जल्दी से आप सुधांशु जी अपनी बात खत्म कीजिए। मुझे तो मैंने सिर्फ एक फैक्ट सामने रखा, तेजी से बोल रहा हूं कि सबसे ज्यादा संपत्ति अगर एक वर्ष में बनी तो 2011 में बनी। राहुल गांधी जी अडानी को लेकर भाषण देते हैं और उनकी राजस्थान की सरकार ने अभी इतना बड़ा सोलर का पावर का मरेजा प्रोजेक्ट अडानी को दिया। इससे इनकी कथनी और करनी का अंतर साफ समझ में आता है। मैं बाकी बातों के ऊपर बात करता हूं। जो इन्होंने कहा कि कोविड में ऑक्सीजन से जो मृत्यु हुई, जो दुखद मृत्यु लोगों की हुई, मान्यवर, मृत्यु का कारण कौन लिखता है? अस्पताल लिखता है, और अस्पताल जो लिख के राज्य सरकार को देगा वह बताएगा। आप बता दीजिए, अस्पतालों ने लिख के भेजा था क्या? और जहां ये जो स्वास्थ्य है पूरी तरह स्टेट का विषय, जहां आपकी सरकार है, आप डाटा दे दीजिए ना कितने लोग ऑक्सीजन जो तस्वीरें सामने आई थी उसके बाद भी अस्पताल की ओर से लिखित में चाहिए क्या? सुधांशु जी, जिस तरह की तस्वीरें सामने आई थी उसके बाद भी हमें लिखित में चाहिए क्या? आगरा में एक ऑटो के भीतर एक महिला के पति को तड़पते ऑक्सीजन की कमी से, ये लिखित में चाहिए क्या हमें? ये सवाल आपसे तो पूछे जाएंगे ना। अगर दूसरी कोरोना की लहर में इतने सारे लोगों की सांसें टूटी हैं ऑक्सीजन की कमी की वजह से, सरकार को लिखित में चाहिए। चित्रा जी, आप बात समझिए, भावनात्मक दृष्टि से वो हृदय विदारक दृश्य था, परंतु जब तथ्यात्मक बात होती है, सरकार से संख्या पूछी जाएगी और लिखित में पूछी जाएगी, तो उसका लिखित में तथ्यों के आधार पर ही जवाब होगा ना। नहीं तो मैं इनसे कह रहा हूं अपने राज्य में ये आंकड़ा प्रस्तुत कर दें कि इतने लोगों की ऑक्सीजन की कमी से ये मृत्यु हुई थी, ये आदमों अस्पतालों ने लिख के दिया है। अपने राज्य में कर देना, फिर हमसे सवाल पूछे। यही मैं कहता हूं, क्योंकि जब आप लिखित में तथ्यात्मक जवाब मांगेंगे और लिखित में तथ्य के आधार पर जवाब देना पड़ेगा। वो करुणा में दृश्य हमको भी पता है, बहुत कष्ट हो रहा था उस समय, मगर अगर किसी अस्पताल ने नहीं लिख के दिया है कि इस कारण से मृत्यु हुई है, मृत्यु का कारण तो अस्पताल लिखेगा ना, सरकार नहीं लिखेगी। साहब आप क्या बात कर रहे हैं? आप उन लोगों का अपमान कर रहे हैं। भाई लिखित में आपने सवाल पूछा था, लिखित का जवाब लिखित होगा और तथ्य के आप लिखित पंकज जी एक सेकेंड पंकज जी, ये मामला तो गंभीर है ना। अगर यूपी सरकार ने लिखित में नहीं दिया तो आपके राज्य की क्या किसी सरकार की ओर से लिखित में दिया गया है कि हमारे वहाँ ऑक्सीजन की कमी से जान गई है? आपने कहा पूछा, हर सरकार एक जैसी है, इसमें कोई किसी से कम नहीं है। यूपी की बात हो रही है निश्चित तौर पर, लेकिन कोरोना ने देश में किस, अरे मैं पूछ रही हूँ, आप बताइए आपकी, मैं पूछ रही हूँ आपसे सर, बिल्कुल यूपी की बात हो रही है, लेकिन अगर आप उत्तर प्रदेश में 30 साल से नहीं है, दूसरे राज्यों में हैं, तो आपसे दूसरे राज्यों का एग्जाम्पल तो पूछा जाएगा ना इस संदर्भ में। उत्तर प्रदेश, मैं इस बात को मानती हूँ कि ऑक्सीजन की कमी से लोगों की जान गई है, सरकार माने ना माने, हम लोगों ने देखा है अपनी आंखों के सामने। आप बताइए, क्या हमने ऐसी तस्वीर राजस्थान महाराष्ट्र में नहीं देखी है? क्या हमने ऐसी तस्वीर महाराष्ट्र राजस्थान में नहीं देखी है? कौन सा राज्य है, कौन सा राज्य है जिसने माना है कि ऑक्सीजन की कमी से हमारे मरीजों की जान गई है, हमारे लोगों की जान गई है? सब लोग एक जैसे हैं, सब लोग एक जैसे हैं सर, सब लोग एक जैसे हैं। संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है अगर मंत्री ये कह रहा है कि ऑक्सीजन के बिना कोई मृत्यु नहीं हुई। आप तथ्यों और आंकड़ों की बात करते हैं, उसको 1000 तरीके से लिखा जा सकता है। डॉक्टर से कैसे लेते हैं? आप कह सकते हैं कि ऑक्सीजन की कमी थी, आप ये कह सकते हैं कि मृत्यु के बहुत से कारण होते हैं उसपे, लेकिन ऑक्सीजन की कमी थी, आप इसको भी स्वीकार नहीं कर रहे। कांग्रेस शासित राज्यों का एक एग्जाम्पल दे दीजिए जल्दी से, उसके बाद मैं मनोज पांडे जी के पास जाऊंगी। कांग्रेस शासित राज्यों का एग्जाम्पल दे दीजिए
कि आपकी किस राज्य सरकार ने माना है इस बात को? किस राज्य सरकार ने माना है इस बात को? भारतीय जनता पार्टी पता है किस राज्य में उनको ऐसा जवाब मिला, वहां से उठा के लाए। ठीक है, हम तो यहाँ बैठे हुए हैं, केंद्र में भी इन्होंने यही किया, संसद में लोकसभा में भी यही कहा है। क्या बात कर रहे हैं आप? सुधांशु जी, आप जल्दी से इस पर जवाब दीजिए। मनोज पांडे जी, मैं फौरन आपके पास आऊंगी। वैसे कोरोना के दौरान ऑक्सीजन की कमी से मौत के आंकड़ों पर हर राज्य सरकार का चरित्र एक जैसा दिखता है और देश की जनता आप लोगों को सुन रही है। मैं कम से कम उस तरह की गंभीरता और सच्चाई की उम्मीद करूंगी आप लोगों से। जवाब दीजिए सुधांशु जी। बिल्कुल, मैं कह रहा हूं पहली और दूसरी वेव में देश में सर्वाधिक जो मृत्यु हुई है कोविड से, उसमें 2 राज्य टॉप पे हैं, महाराष्ट्र और केरल। एक राज्य है जहां इनकी गठबंधन की सरकार है और एक राज्य जहां से राहुल गांधी जी सांसद हैं। और महाराष्ट्र देश का सबसे संपन्न राज्य है, जहां सबसे अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं हैं। लोग दिल्ली और मुंबई जाते हैं, कुछ ऐसी सुविधाएं जो मुंबई में ही है, दिल्ली में भी नहीं है। और केरल में सबसे अच्छा स्वास्थ्य का इंफ्रास्ट्रक्चर है, पूरे देश में स्वास्थ्यकर्मी केरल से जाते हैं। वहीं का आंकड़ा दे दो भाई। चलो, आप उसके बाद आके हमें जो गाली बकना हो दे दीजिएगा, दीजिए जवाब। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं जहां सर्वाधिक संवेदनहीनता की पराकाष्ठा वहां पे नहीं है। और यहाँ पे प्रश्न बताइए, केरल का क्या आंकड़ा और महाराष्ट्र का क्या आंकड़ा है जिसमें आपकी सरकार ने कहा है कि ऑक्सीजन से मृत्यु हुई है? बताइए मुझे, मैं सुनने को तैयार हूँ। आप सुनिए, मृत्यु का आंकड़ा एक बात है और ऑक्सीजन को बिना तड़पना एक बात है। हमारी छत्तीसगढ़ में सरकार है, वहां से टैंकर भर भर के उत्तर प्रदेश, यही तो हम भी कह रहे हैं भाई, अस्पताल लिख के देगा कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने आने नहीं दिया, वहां से टैंकर, वहां से हम ऑक्सीजन सप्लाई कर रहे थे। क्या ऑक्सीजन की कमी कहां थी? सवाल यह है। मृत्यु तो हुई, मृत्यु के बहुत से कारण हैं। मृत्यु का जो प्रकोप जहां पे ज्यादा आया, आप जिस तरह से नमस्ते ट्रंप करा रहे थे इस देश को कोरोना के काल में, आपने जिस तरह से सर, मृत्यु ही तो दुखद है ना, मृत्यु दुखद है और उस मृत्यु पर अगर इस तरह की छीछालें और राजनीति हो वो भी दुखद है। ठीक है सर, मनोज पांडे जी सीधे आपके पास आते हुए, क्योंकि वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। ठीक है सर, कोरोना काल में मृत्यु नहीं होनी चाहिए, मृत्यु ही दुखद है और ऑक्सीजन की कमी से अगर मृत्यु हुई हो वो और ज्यादा दुखद है। ठीक है, लेकिन अब इससे आगे बढ़ते हुए मनोज पांडे जी सीधे आपके पास आते हुए, मुद्दा क्या होगा? क्योंकि अब आपके भी नेता तो मंदिर मंदिर जा रहे हैं। ठीक है सर, हो गए, लौट के आते हैं उत्तर प्रदेश पर, क्योंकि जब भी कोरोना की बात होती है, ऑक्सीजन की बात होती है, तो सबका रंग एक जैसा दिखता है और देश की जनता तस्वीरों को और आप लोगों को सुन रही है। थोड़ी सी गंभीरता सभी की ओर से दिखाई जानी चाहिए। मैं सीधे मनोज जी आपके पास आते हुए, अब तो आपके भी नेता हनुमान मंदिर जा रहे हैं, उनको धर्म के नाम पर घेरते हैं और खुद अपनी फोटो ट्वीट करके दिखाते हैं कि हम भी सबसे बड़े हिंदू हैं। तो आप भी तो उन लोगों से अलग नहीं हुए। देखिए चित्रा जी, मैं 2 बातें आपसे कहना चाहता हूं। मैं पहले तो आपका आभार प्रकट करूंगा कि अभी कोविड पर ऑक्सीजन की कमी पर मरे हुए मृतकों के प्रति जो मैंने आपके चेहरे पर दुख की हमने जो झलक देखी है, निश्चित रूप से भारत में रहने वाले हर व्यक्ति के चेहरे पर ही दिखाई देना चाहिए। एक चुने हुए लगातार मैं विधायक हूँ और लगातार जीत के आ रहा हूँ और मैं बिना किसी पॉलिटिकल भावना से कह रहा हूँ कि जो मंजर हम लोगों ने क्षेत्र में अपने सामने लोगों को एक सिलेंडर ऑक्सीजन बिना तड़पते हुए देखा है, आज भी उस मंजर को याद करते हैं तो आंखों में आंसू आ जाता है। तमाम अपनों को हम लोगों ने खोया है, तमाम लोगों को चाहकर के हम लोगों ने जीवन नहीं पलटकर सवाल पूछती है ना आप लोगों से, उसके बाद कि जब कोविड का काल था तो उस समय आपके बड़े नेता कहाँ पर थे? वो नजर क्यों नहीं आते थे लोगों की मदद करते हुए? उसी पर पलट के तो सवाल पूछती है वो। चित्रा जी, 28 दिन तक हम लोग उन्हीं कोविड के पेशेंट के बीच में मनोज पांडे रहे हैं और आखिरी 29वें दिन मैं खुद कोविड से पीड़ित हुआ और जीवन और मृत्यु के क्षणों को हमने देखा। और मैं धन्यवाद दूंगा अपनी पार्टी के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी को, जिन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश में एक एक विधायक, पूर्व विधायक नेताओं को फोन करके, चाहे वो हमारे पलायन कर रहे हैं, ठीक है सर, मुझे वक्त कितने की इजाजत देता है। आगे आप जो बातें कह रहे हैं किसी और दिन चर्चा में हम बढ़ लेंगे, यकीनन। ठीक है, जब कोविड की हम बात करते हैं तो एक उंगली अगर हम दूसरे पर उठाएंगे तो 3 उंगलियां खुद की ओर भी इशारा करती हैं। ऑक्सीजन, कोविड, लोगों का मरना, वो भयावह तस्वीरें थी। लेकिन इन सबसे इतर जिस उत्तर प्रदेश के मुद्दे पर हम यहाँ पर चर्चा कर रहे थे, उस पर जनता से जो आज हमने सवाल पूछा था, यूपी चुनाव से पहले विपक्ष को क्या जांच के बहाने निशाना बनाया जा रहा है, ये सवाल हमने आपसे पूछा था। इसके जो जवाब मिले हैं आपको बताते चले, 38% लोगों ने हाँ में जवाब दिया है, 62% लोगों ने नहीं में जवाब दिया है। जैसे जैसे चुनाव के दिन नजदीक आएंगे, देखते जाइए उत्तर प्रदेश में कौन कौन से मुद्दे यहाँ पर हावी होते हुए दिखाई देते हैं। इसी के साथ दंगल में गोमती रिवर फ्रंट, लखनऊ से अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। आज तक HD, सबसे तेज, सबसे ज्यादा।